आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबनान और हिजबुल्लाह के बारे में। आखिर लेबनान जो एक मेजॉरिटी क्रिश्चियन कंट्री थी वो धीरे धीरे माइनॉरिटी में कैसे आ गई, और हिजबुल्लाह जो एक आतंकी संगठन था वो आतंकी संगठन लेबनान में कैसे अपना पांव जमा लिया और कैसे एक स्ट्रांग पोजीशन बना लिया, और लेबनान की जो गवर्नमेंट थी वो कुछ नहीं कर पाई। और हिजबुल्लाह इतना स्ट्रांग कैसे हो गया और लेबनान की गवर्नमेंट को इतना निष्क्रिय कैसे कर दिया। जो कॉन्फ्लिक्ट इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच में होता था, उस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान का, सऊदी अरेबिया का क्या रोल था। लेबनान में जो हिजबुल्लाह था उसको आखिर में ईरान कैसे सपोर्ट करता था। तो इस वीडियो में हम डिटेल्ड में जानेंगे आखिर रीजन क्या था, प्रॉब्लम क्या थी और क्या वो समस्याएं आती थी जो लेबनान की गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले पाती थी हिजबुल्लाह के खिलाफ। आपके सामने एशिया का मैप है और एशिया के मैप में आपको क्लियरली ये हमारा प्यारा भारत दिख रहा है, और इसके जस्ट आप वेस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा इजराइल। ये रहा येलो कलर में इजराइल। इजराइल के आप ऊपर आप देखोगे नॉर्थ में तो लेबनान एक कंट्री दिख रही है, वो लेबनान है। अगर इस मैप में हम देखेंगे तो ये इजराइल है और ये है लेबनान। तो लेबनान में ये पार्ट होता है साउथ का पार्ट और ये पार्ट है नॉर्थ का पार्ट। लेबनान में जो हिजबुल्लाह है जहां पे आगे बैठा था और वो इजराइल को बराबर हमला करता था, अटैक करता रहता था, तो ये साउथ पार्ट से करता था। तो ये जो नॉर्थ का पार्ट है यहाँ पर मेजॉरिटी क्रिश्चियन लोग रहते हैं। तो इजराइल देखो, इजराइल को जो प्रॉब्लम थी यहाँ साउथ से थी। साउथ से चूंकि हिजबुल्लाह आराम से अटैक करता था और इजराइल को हर्ट करता था, तो इससे इजराइल काफी तंग होता था। और यहाँ पे जो इसकी हाइफा सिटी है ये इजराइल की, यहाँ पे इजराइल की काफी पब्लिक रहती थी और कई बार वो हर्ट होती थी और इनके कुछ मिसाइलें आकर के हाइफा सिटी पे गिरते थे। वहां पे जो इनोसेंट लोग होते थे वो उनका डेथ हो जाता था। काफी बच्चे भी घायल होते थे, बुजुर्ग भी घायल होते थे। तो इससे इजराइल काफी फ्रस्ट्रेट रहता था। लेबनान में 1975 से लेकर के 1990 तक सिविल वार चला और उस सिविल वार का सिंपल कारण था रिलीजियस कारण, धार्मिक कारण था। इजराइल फिलिस्तीन का वार जो 1967 में जब स्टार्ट हुआ था तब इजराइल ने फिलिस्तीन को बहुत बुरी तरीके से मारा था, और वहां की जो पब्लिक थी, वहां की जो जनता थी, जो मुस्लिम थी, वो धीरे धीरे, चूंकि लेबनान एक क्रिश्चियन कंट्री थी और ये इनके बॉर्डर को टच करती थी, इजराइल के भी बॉर्डर को और फिलिस्तीन के, तो नेबरिंग कंट्री होने के कारण वहां की जो पब्लिक थी धीरे धीरे लेबनान में इंटर करने लगी थी। और लेबनान में चूंकि एक मेजॉरिटी क्रिश्चियन लोग रहते थे, तो वहां पे कुछ समय बाद धीरे धीरे वो माइनॉरिटी में आने लगे और उनको ये चीजें, क्रिश्चियन जो थे वहां पे मेजॉरिटी में थे, उनको ये चीजें काफी नागवार गुजरने लगी। और आने वाले कुछ समय में क्रिश्चियन मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में आने लगे और धीरे धीरे जो मुस्लिम थी, जो फिलिस्तीन से आकर के लेबनान में बसी थी, वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लगे और उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी, जिससे क्रिश्चियन काफी परेशान हो गए। उनको ये चीजें काफी नागवार लगती थी। और फिर वहां पर जैसे जैसे मुसलमान बढ़ते गए, वहां पर फिर सिविल वार स्टार्ट हुआ, और वो सिविल वार एरिया वाइज सिविल वार हुआ कि ये इनका एरिया, ये इनका एरिया, जिसकी जहां पर मेजॉरिटी होती थी वहां पे वो डोमिनेट करता था, जिसकी जहां पर माइनॉरिटी होती थी उस टाइम पे, तो वहां पर वो डोमिनेट नहीं कर पाते थे और इससे काफी क्रिश्चियन परेशान हो गए। जब वहां पर सिविल वार एरिया वाइज स्टार्ट हुआ, हिजबुल्लाह तभी वहां पर पनपा और हिजबुल्लाह धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करता गया। और कुछ टाइम बाद हिजबुल्लाह अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया और हिजबुल्लाह धीरे धीरे एक टाइम के बाद बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन बनकर उभरा और उसके पास बहुत पावर थी। मतलब वो अपने पावर बढ़ाता गया क्योंकि उसको बैक सपोर्ट होता था ईरान से, क्योंकि ईरान उसको बैक सपोर्ट इसलिए करता था क्योंकि ये जो हिजबुल्लाह था ये पूरा शिया मुस्लिमों का एक ग्रुप था और ईरान भी एक शिया है। तो ईरान इसको बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा पावरफुली, बहुत पैसा, मतलब पैसे से, वेपन से सपोर्ट करता था, जिससे हिजबुल्लाह और धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया। जो सिविल वार 1975 से लेकर 1990 के बीच में जो सिविल वार चल रहा था, वो जाकर के 1990 में खत्म होता है
और 1990 में जब खत्म होता है तो 1989 में एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम टैफ एग्रीमेंट बोलते हैं। टैरिफ एग्रीमेंट के तहत क्या होता है कि वहां पर एक मतलब जो है डेमोक्रेसी वहां पर स्थापित करने की कोशिश होती है। और जो मैं बोल रहा था आपको कन्फेशनलिज्म, तो इसी के तहत मतलब वहां पे 128 सीटों पे चुनाव होता है, जिसमें क्या होता है कि 64 सीटें जो है मुस्लिम को दी जाती है और 64 सीटें क्रिश्चियन को दी जाती है। जो 64 सीटें क्रिश्चियन को दी जाती है उसमें आती है जैसे कैथोलिक आती है, ऑर्थोडॉक्स आती है, इवेंजिकल आती है। तो 33 सीटें कैथोलिक को मिलती है और 20 सीटें ऑर्थोडॉक्स को और 1 सीटें इवेंजिकल को मिलती है। और जो सिया और सुन्नी को दी जाती है तो 27 सीटें सिया को दी जाती है, 27 सीटें सुन्नी को दी जाती है, 8 सीटें ड्रूक्स को और 2 सीटें एल्बाइट्स को दी जाती है। तो अगर हम बात करें क्रिश्चियन की जो 64 सीटें थी, वो क्रिश्चियन की 64 सीटें पूरी कम्युनिटी को जाती थी। लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं था। मुसलमानों में सिया अलग थे, सुन्नी अलग थे, 27 लेकर के। और जो 8 सीटें ड्रूक्स की थी वो तो अपने आप को मानते ही नहीं थे मुसलमान, क्योंकि वो जो उनके फिरके होते थे उनको बिल्कुल मानते नहीं थे, ना वो नमाज पढ़ते थे। ये ड्रूक्स थे, वो कहते थे कि मैं मुसलमान हूं ही नहीं। हालांकि वो मुसलमान के अंदर आते थे, लेकिन वो मतलब कहते हैं ना कि मतलब ये ऐसा ड्रूक्स ऐसे मतलब मुस्लिम थे, वो अपने आप को मानते ही नहीं थे मुस्लिम। ना वो नमाज पढ़ते थे, ना वो हज जाते थे, ना पीर जाते थे, कुछ नहीं करते थे। अब हम बात करते हैं मुस्लिमों की। आप लोगों को लगता होगा कि मिडिल ईस्ट और अरब देशों में मुस्लिमों में काफी यूनिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं उनके बीच लड़ाई सिया और सुन्नी के बीच होती है। सिया कहता है कि सुन्नी को कि तुम पक्के मुसलमान नहीं हो, और सुन्नी कहता है सिया को तुम पक्के मुसलमान नहीं हो। और दोनों सेक्ट एक दूसरे से बहुत ही नफरत करते हैं, मतलब हाई स्केल लेवल पे नफरत करते हैं ये अपने अपने सेक्ट को बढ़ाने के लिए। लेबनान जैसे देश में, जिस कंट्री में इतनी सारी डिवीजन होती है, डाइवर्सिटी होती है, तो बाहर की कंट्री अपने खुद के लाभ के लिए, अपने सेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पीछे से बैक करती हैं। जैसे लेबनान में सिया मुस्लिम को ईरान बैक करता है और सुन्नी मुस्लिम को सऊदी अरेबिया बैक करता है। हिजबुल्लाह जो सिया टेरर ग्रुप है जिसको ईरान बैक करता है, बैक करने का मतलब सपोर्ट करना होता है। हिजबुल्लाह का जन्म ही इजराइल के इन्वेजन से होता है। जब इजराइल फुल स्केल इन्वेजन स्टार्ट करता है तो जो ईरान होता है, जो पीछे से सिया ईरान कंट्री है, वो सिया मुस्लिम को फंडिंग करना स्टार्ट करता है। और वो फंडिंग इसीलिए करता है कि जो इजराइल से लड़ना चाहता है, और जो इजराइल से लड़ना चाहता है उनके लिए वो पीछे से बैक सपोर्ट करता है। और इजराइल के अपोज में जो हिजबुल्लाह होता है वो एक बहुत बड़ा टेरर ग्रुप बनके उभरता है। इस केस में अगर देखा जाए तो इसमें इजराइल जो मतलब इसमें जो लेबनान एक कंट्री थी, उसका मतलब समझ लो कि बहुत ही प्रॉब्लम ये थी कि उसकी किस्मत बहुत खराब थी कि जो लड़ाई 1967 में जून के महीने में अरब देश और इजराइल के बीच लड़ी जा रही थी, वो वार खत्म होने वाली जब थी, तो वहां से जब फिलिस्तीन को ये मारते तो वहां से जो मुस्लिम है वो धीरे धीरे करके लेबनान में आकर के बसने स्टार्ट कर देते। और वहीं पे धीरे धीरे जो करके हिजबुल्लाह जो एक छोटा टेरर ग्रुप बनता है, पहले फिर पांव जमाता है, उसके बाद में इन्होंने अपना बेस कैंप बनाते हैं। और ये बेस कैंप बनाने के बाद ये वहीं से इजराइल को अटैक करते हैं, मतलब लेबनान में रह करके, नॉर्थ लेबनान में रह करके इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। और वहीं से इजराइल इन पे अटैक करता था और लेबनान का बेड़ा गर्क शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। हिजबुल्लाह इजराइल पे टाइम पे समय समय पर वेपन्स मारता रहता था, रॉकेट मारता रहता था, लेकिन जब इजराइल उनको काउंटर करता था तो उसमें समस्या क्या होती थी इजराइल के लिए कि हिजबुल्लाह का जो मतलब सेटअप था, हिजबुल्लाह के जो न्यूक्लियर थे, हिजबुल्लाह के जो मतलब मिसाइल्स वगैरह थे, न्यूक्लियर तो है ही नहीं फिलहाल हिजबुल्लाह के पास, जो मिसाइल्स वगैरह थे, जो वेपन्स वगैरह थे, जो कम्युनिकेशन सेटअप था, वो क्या था, अस्पतालों में, स्कूल के नीचे, मतलब कोई मतलब फ्लैट है 10 मंजिल की फ्लैट है, 12 मंजिल की फ्लैट है,
तो उसमें वो बीच में अपना मकान ले लेते थे, बीच में मतलब रूम वगैरह लेते थे, अपना सेटअप बना लेते थे। तो इजराइल को मारना काफ़ी डिफिकल्ट होता था, क्योंकि वो अगर मारता था तो इसमें उसमें इनोसेंट लोगों की भी जान जाती थी, जिससे मतलब पूरा यूएन में या ह्यूमैनिटेरियन में और पूरे वर्ल्ड में हाय हल्ला मच जाता था कि इजराइल जो है बहुत गलत कर रहा है, इजराइल जो है इनोसेंट लोगों को मार रहा है। और ये उसके पीछे चूंकि ईरान एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो वो इसको स्प्रेड करने में बहुत काफ़ी हेल्प करता था, और हिजबुल्ला को वो बचा के रखता था। 2000 के दशक में इजराइल जो है, इजराइल को तब एक सॉलिड रीजन मिलता था, कि सॉलिड रीजन मिला कि जब हिजबुल्ला ने उनके एक एम्बेसडर को अटैक किया और मारने की कोशिश की, असैसिनेट करने की कोशिश की। उस टाइम पे इजराइल को मतलब फ्री हैंड मिल गया, और उसने बोला कि इस बार हम हिजबुल्ला को ख़त्म करेंगे और लेबनान से पूरी तरीके से साफ कर देंगे। वो अलग है कि मतलब उन्होंने इन्वेजन किया, पूरी तरीके से हिजबुल्ला को साफ नहीं कर पाया। लेकिन अभी जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 2 अक्टूबर 2024 को, आज के समय में हिजबुल्ला के जो मतलब टॉप कमांडर लीडर था नसरल्ला, वो मारा गया है, और हमास का जो इस्माइल हानिया था वो भी मारा गया है। मैं उनको आपको एक फ़ोटो में दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये इस्माइल हानिया है और ये है नसरल्ला। ये हिजबुल्ला का टॉप कमांडर था और ये था हमास का, ठीक है। और इसके मतलब हिजबुल्ला का जो नया कमांडर होने वाला था उसको भी इजराइल ने टपका दिया है। अब इजराइल का नेक्स्ट टारगेट है अल खमीनी, ये ईरान का है, और इसको इजराइल ने ओपन चैलेंज दिया है कि तुम ईरान में कहीं भी छुप जाओ, तुम्हें हम ढूंढ के पक्का मारेंगे। और इस समय वो शेल्टर लिया हुआ है और अपना जगह चेंज कर रहा है बचने के लिए। इतना खौफ है इजराइल का, क्योंकि उसकी मोसाद बहुत बहुत हाईली वर्क करती है, बहुत अंदर तक उनका इंटेल है। तो आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत जानने को मिला होगा हिजबुल्ला, ईरान, सऊदी अरेबिया, हमास और लेबनान और इजराइल के बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने हिसाब से अपनी तरफ से फीडबैक दीजिएगा, और कमेंट में अगर कोई टॉपिक को कवर करने की बात अगर होगी तो आप लिख दीजिएगा, या आपको वीडियो हमारा कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में आप नोट डाउन कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।